हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान की श्रृंखला में पिछली क्लास में हमने जाना था संविधान के भाग के बारे में। संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, वर्तमान में कितने भाग हैं और किस भाग को कब जोड़ा गया है और उनसे संबंधित विषय के बारे में आज हम जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसको उद्देश्य का भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेम्बल। चलिए देखते हैं हमारी प्रस्तावना जैसा आगे ऑप्शन दिख रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं। ये हमारी संविधान प्रस्तावना है। प्रस्तावना आखिर बताती क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो कोई भी प्रस्तावना संविधान की प्रकृति को बताती है। प्रस्तावना संविधान के लागू होने की तिथि भी बताती है, जो 26 नवंबर 1949 आपको दिख रहा है। तो प्रस्तावना संविधान का दर्शन जिसे कहते हैं और इसे उद्देश्य का भी कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेम्बल। चलिए देखते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है आखिर इसका उद्भव कैसे हुआ होगा, प्रस्तावना आपके सामने किस प्रकार आई होगी। तो हम जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया था और यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चलकर भारत की संविधान की प्रस्तावना का रूप लेती है। तो हम लिखते हैं कि आखिर इसका उद्भव कैसे हुआ है। उद्भव तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक कब हुई थी? तो समय है 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप लेती है। उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। आखिर संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य का प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा ने उद्देश्य को कब स्वीकार किया था संविधान सभा द्वारा। स्वीकार कब किया गया? तो तारीख है 22 जनवरी 1947। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि उद्देश्य का प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? जवाब है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन कि उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो जवाब है तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। और अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा आखिरी इसे स्वीकार कब किया गया था? तो जवाब है 22 जनवरी 1947। ये हमारी प्रस्तावना से उद्भव से संबंधित चीज़ें थी। हम आगे देखते हैं जो हमारी प्रस्तावना है कि प्रस्तावना के कुछ स्रोत हैं। वो स्रोत क्या हैं? तो यहाँ कुछ 4 देश इंपॉर्टेंट है जो याद रखने योग्य हैं। जैसे हमने प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार हमने लिया है अमेरिका से, हमने लिया है। तो प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है। जबकि अगर बात की जाए कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जिन शब्दावलियाँ या फिर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है, ऑस्ट्रेलिया से। और हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय जो 3 प्रकार के हैं, एक आपका सामाजिक है, और दूसरा आर्थिक,
और एक तीसरा है राजनीतिक। इन 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और इन 3 प्रकार के न्याय ये शब्द हमने लिए हैं, ये शब्द हमने लिए हैं रूस से। आपको ध्यान रखना है कि हमारे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन्हीं 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, जिसको आप सामने दे के आपको हमेशा फंसाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये 3 न्याय हैं जिसको हमने रूस से लिया है। आगे आपको और याद रखना है, जो हमारी प्रस्तावना है वहाँ 3 शब्द हैं। एक शब्द है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ये 3 शब्द हैं, इनको हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से हमने लिया है। ये इतनी मुख्य जानकारी है जो हमारी प्रस्तावना की शुरुआत से संबंधित है। हमने जाना है कि जो संविधान की प्रस्तावना है जिसका विचार हमने अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इसको हमने रूस से लिया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे आदर्श हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। आगे हम देखते हैं जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के कुछ मूल तत्व हैं, कुछ मूल बातें हैं। मूल तत्व कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे एक शब्द है जिसका प्रयोग हमारी प्रस्तावना में किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक व बाह्य फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया, हमें किसके साथ व्यापार करना है, हमें देश के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जिस प्रकार की भी हमें फैसला लेना है, हम स्वतंत्र हैं अपने आप में, ऐसे देश को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि किसी भी आंतरिक व बाह्य फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। अगला शब्द यहाँ लिखा है समाजवाद, जिसका प्रयोग हमारी प्रस्तावना में किया गया है। तो समाजवाद का अर्थ है कि देश के अंदर आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। हम जानते हैं कि भारत में कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं और कुछ लोग बहुत ही अमीर हैं। उन सब के बीच आय की असमानता को कम करना, इसे को हम समाजवाद कहते हैं। आय की असमानता को कम करना और इसके साथ ही जो देश के संसाधन हैं, देश के संसाधन का उपयोग, संसाधन का उपयोग सभी के हित के लिए किया जाए, सभी के हित के लिए किया जाए। ये अर्थ है समाजवाद का। मतलब ये है कि देश के जो भी संसाधन हैं, देश के किसी भी कोने में खड़े व्यक्ति के पास उस संसाधन का लाभ पहुंचना चाहिए। ये समाजवाद का अर्थ है। अगला शब्द लिखा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि किसी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब ये है कि राज व धर्म के बीच अलगाव की स्थिति, न राज धर्म का सहयोग करेगा न राज धर्म का विरोध करेगा। राज और धर्म के बीच जो रिलेशन है वो तटस्थ है, न्यूट्रल है। तो ऐसे देश को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जहाँ पर राजकीय धर्म कोई ना हो। अगला शब्द लिखते हैं आगे हम
गणतंत्र और एक शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से अर्थ ये है कि एक ऐसा देश जहां के शासक का चुनाव जनता करती हो, शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाए, जनता द्वारा किया जाए, इस देश को लोकतंत्रात्मक कहते हैं। एक शब्द लिखा है गणतंत्र, इसका अर्थ है कि एक ऐसा देश जहां पर शासन व्यवस्था वंशानुगत ना हो, ऐसे देश को गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। तो शासक वंशानुगत ना हो, शासक वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो, मतलब ये है कि राजा का लड़का राजा ना बने, ऐसे देश को गणतंत्र कहते हैं। ये हमारी प्रस्तावना के मूल तत्व हैं। यहाँ पर दो प्रकार की समता की बात की गई है। समता, जो दो समता है जिसमें हम जानते हैं एक प्रतिष्ठा है और एक अवसर है। दो प्रकार की समता की बात की गई। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता हैं, तो दो प्रकार की, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, ये 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना के कुछ मूल तत्व थे। आगे हम समझते हैं कि हमारी प्रस्तावना को लेकर, संशोधन को लेकर कुछ केस हैं कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं, इन सब को लेकर। तो हमारी प्रस्तावना में संशोधन को लेकर कुछ विवाद हैं। जैसे सबसे पहला केस सामने आता है 1960 में। इस केस का नाम है बेरुबरी केस। बेरुबरी केस आता है 1960 में। इस केस में यह बताया गया कि प्रस्तावना है जो हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना हमारी संविधान का भाग नहीं है तो जाहिर बात है इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो संशोधन नहीं किया जा सकता। ये केस हमारा है बेरुबरी केस 1960 में आया था। इसके जस्ट 13 साल बाद अगला केस आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। और इस केस में न्यायालय ने अपने ही निर्णय को पलटा और अब की बार ये बताया कि हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो निर्णय आया कि हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग है और जाहिर बात है अगर संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर संशोधन किया जा सकता है तो क्या कभी संशोधन किया गया? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, किया गया। तो संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना होने पाए। मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो मतलब ये है कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। तो मूल ढांचा परिवर्तन ना हो, अगर इसको हम ध्यान में रखते हैं तब हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत होगी। संसद में 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। ऐसा संशोधन के लिए आप
2 तिहाई बहुमत प्रयोग करेंगे। तो ये रहा केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, जिसने बताया कि हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। अगर संशोधन किया जा सकता है तो क्या कभी संशोधन किया गया? तो जवाब है जी हाँ, संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संशोधन किया। इसमें 1976 में संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। संशोधन में आखिर किया क्या गया? तो संशोधन में यहाँ 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं थे, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो क्या हमारी प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है? तो इसका जवाब है सिर्फ एक ही बार हुआ है, आगे भी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है, तो जवाब सिर्फ एक बार किया गया है। कब किया गया था? तो 1976 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द हमने जोड़े सब प्रस्तावना में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। आगे हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना को लेकर कुछ कथन है, कुछ स्टेटमेंट हैं जिन्हें लोगों द्वारा कहे गए हैं। कुछ कथन हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला नाम यहाँ लिखते हैं B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का। इन्होंने हमारी प्रस्तावना को क्या कहा है? तो इन्होंने हमारी प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज बताया है, पवित्र दस्तावेज बताया है। अगला नाम है कन्हैया मणिकलाल मुंशी, K.M. मुंशी। आखिर इन्होंने हमारी प्रस्तावना को बताया है? तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बताया है, संविधान की कुंजी बताया है। और अगला नाम है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने बताया है कि हमारी प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। एक नाम आपको याद रखना है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि हमारी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। जबकि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बताया था, और यहाँ प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा बताया है। अगला नाम आपको ध्यान रखना है, एक अंतिम, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया हमारी प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये 5 स्टेटमेंट हैं प्रस्तावना को लेकर। ये हमने 5 कथन देखे हैं, जिसमें के मुंशी, कन्हैया मणिकलाल मुंशी जिन्होंने संविधान की कुंजी बताया है, B.R. अम्बेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज कहा है, जबकि N.A. पालकीवाला ने संविधान के परिचय पत्र बताया है, और जबकि ठाकुरदास भार्गव ने कहा संविधान की आत्मा है, और संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को बताया है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जिन्होंने प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये 5 कथन हैं जो हमारी प्रस्तावना के बारे में पूछे जाते हैं। हमने प्रस्तावना देखी थी, तो प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं जिनको हम देख लेते हैं। जिसे यहाँ पर लिखा गया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ हमने आपको बताया है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये सारे शब्द हमने आपको पीछे बताए हैं। यहाँ हमने
3 प्रकार के न्याय की बात की थी, जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यही 3 न्याय हैं जो हमने रूस से लिया था। और यहाँ हमने आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताया था, जहाँ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार स्वतंत्रता है। जो समता है यहाँ 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार समता है। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का दर्शन है, और संविधान का दर्शन संविधान के उद्देश्य को बताते हैं, संविधान के प्रकृति को बताते हैं, संविधान के लागू होने की तिथि को बताते हैं, जहाँ लिखा है 26 नवंबर 1949। हमने यहाँ पर प्रस्तावना संबंधित सभी क्वेश्चन को एक जगह घेरने की पूरी कोशिश की है। आपके एक सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही टॉपिक को देखने के लिए लगातार हमसे जुड़कर रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर से एक और बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।